वालेकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेलविशर में खुशामदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह बकरा की आयत नंबर 191 से लेकर 193 तक करते हैं। तर्जुमा। इन्हें मारो जहाँ भी पाओ और इन्हें निकालो जहाँ से उन्होंने तुम्हें निकाला है, और सुनो फितना कत्ल से ज़्यादा सख्त है, और मस्जिद हराम के पास उनसे लड़ाई ना करो जब तक ये खुद तुमसे ना लड़ें। अगर ये तुमसे लड़ें तो तुम भी इन्हें मारो, काफिरों का बदला यही है। अगर ये बाद आ जाएं तो अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। उनसे लड़ो जब तक कि फितना ना मिट जाए और अल्लाह ताला का दीन गालिब ना आ जाए। अगर ये रुक जाएं तो तुम भी रुक जाओ, ज़्यादती तो सिर्फ जालिमों पर ही है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। सॉल्व करने से पहले ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं कि व्हाट इज स्केलर फंक्शन। सबसे पहली बात है कि स्केलर फंक्शन वो होता है, ये हमने 9th क्लास में फिजिक्स में ये टॉपिक बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है कि स्केलर और वेक्टर का जो मेन डिफरेंस होता है कि स्केलर में सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर में उसके साथ उसकी डायरेक्शन भी होती है। अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड अ स्केलर फंक्शन इफ इट्स डोमेन, यानी डोमेन से क्या मुराद होती है, सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज is a set of real numbers is always produce a range output for which is scalar। यानी इसमें आपके पास जो डोमेन और रेंज जो दोनों होती हैं वो स्केलर होती है। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास ये एक एग्जांपल है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस 3। अगर मैं फाइंड करता हूँ एफ ऑफ 4 तो इसका मतलब सिंपल एक्स की जगह 4 पुट कर दूंगा तो 4 प्लस 3 7। तो इसका मतलब है कि इसकी जो डोमेन थी वो भी एक स्केलर है और जो इसकी रेंज है वो भी एक स्केलर है। Vector function, a vector function whose domain is a scalar but its range is always a vector is called a vector function। यानी वेक्टर फंक्शन वो होता है जिसकी डोमेन यानी जो सेट ऑफ इनपुट्स होती हैं वो स्केलर होती हैं, लेकिन जो उसकी आउटपुट आएगी वो आपके पास वेक्टर आ जाएगी। इसको हम 2 डायमेंशन से अगर रिप्रेजेंट करें तो उसको हम आई जे की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। एफ ऑफ 1 टी आई कंपोनेंट जो होगा वो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा और जो जे कंपोनेंट होगा वो वाई कंपोनेंट्स पे लाई करेगा। और अगर हम इसको 3 डायमेंशन में लेके जाएं तो जिस तरह होगा आई जे और के, जैसे आपके पास होता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एफ ऑफ 1 टी, एफ ऑफ 2 टी एंड एफ ऑफ 3 आर द कंपोनेंट्स ऑफ एफ ऑफ टी। इसकी एग्जांपल ले लें, जैसे कोई भी जो 3 टर्म्स होंगी ये पहले को हम आई कंपोनेंट रखेंगे, दूसरे को जे और तीसरे को आपके पास के आ जाएगा। where t is scalar and I, j and k are unit vectors along x axis, y axis and z axis। ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। 1 फाइंड द डोमेन फॉर द फॉलोइंग। डोमेन से मुराद होता है सेट ऑफ इनपुट वैल्यू जो हम इसमें इनपुट करें और ये अनडिफाइंड की सिचुएशंस को फॉलो ना करें। सबसे पहले सिंपल फॉर्म बनाएं। तो ये जो एरो रिप्रेजेंट कर रहा होता है ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। 2t आई कंपोनेंट, 3t जे कंपोनेंट, ये t की पावर -1 है। अगर मैं इसको नीचे लेकर आऊँ तो ये आ जाएगा 1/t, ये आपके पास आ जाएगा k कंपोनेंट। अब सपोज करें कि अगर मैं यहाँ पे 0 पुट कर देता हूँ, तो अगर मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे 0 पुट करता हूँ तो इस जगह पे मेरे पास जब 1/0 आएगा तो ये आपके पास अनडिफाइंड में चला जाएगा। इसका मतलब यह है कि डोमेन से मुराद सेट ऑफ इनपुट। इसका मतलब है कि मैं इसमें तमाम वैल्यूज़ को इनपुट कर सकता हूँ। यानी अगर मैं डोमेन लिखना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि डोमेन में मैं पुट कर सकता हूँ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। तो इसको हम इस तरीकेकार से प्रॉपर अगर सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसको फिर यूँ भी लिख सकते हैं कि t such that t belongs to real number and t not equal to 0। इस तरह भी लिख सकते हैं और शॉर्ट फॉर्म में हम ये भी लिख सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। तो इसको किसी भी मेथड से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ये हमारे पास पहले पार्ट का आंसर है।
चलते हैं इसके पार्ट बी की जानिब। बी, अब अगर मैं इसको वन बाय वन एक एक कंपोनेंट के लिए डिफाइन करूं, क्योंकि थोड़ा सा ये, अगर मैं इस आई कंपोनेंट को देखूं तो ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशन की फॉर्म बनती है। अगर हम इसको जनरल देखेंगे t-1 है, तो इसका मतलब है कि इसमें तो मैं कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ, यानी मैं पुट कर सकता हूँ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, यानी इसमें मैं रियल नंबर में से कुछ भी पुट करना चाहूँ तो पुट कर सकता हूँ। अगर मैं जे कंपोनेंट देखूँ तो ये आपके पास आ गया अंडर रूट टी जे। अब देखें अंडर रूट टी में अगर मैं कोई नेगेटिव वैल्यू पुट करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं पुट कर रहा हूँ -3, तो इसका मतलब है ये तो इमेजिनरी की फॉर्म में चला जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अंडर रूट की फॉर्म जो है इसमें मैं जो वैल्यू पुट कर सकता हूँ वो जो टी की जो भी वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी होनी चाहिए, ताकि ये नेगेटिव वैल्यू में ना जाए। और अगर पार्ट में यहाँ माइनस आता है, अगर इस माइनस को मैं नीचे लिखूँ तो ये यूँ आ जाएगा 1/t-2, ये आपके पास आ जाएगा के कंपोनेंट। अगर मैं यहाँ पे +2 पुट करता हूँ तो ये -2 +2 कैंसिल हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये कि मैं यूँ लिख सकता हूँ कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट +2, कि अगर मैं 2 पुट करूँगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो अब अगर मैं इसको सोल्यूशन की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं फिर लिख सकता हूँ कि जो डोमेन है आपके पास मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि टी सच दैट टी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और जो टी है वो नॉट इक्वल टू होगा 2। इस तरह भी लिख सकते हैं, और ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, यानी जो पॉजिटिव रियल नंबर हैं, और उसमें से हम 2 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। चलते हैं इसके पार्ट 3 की जानिब। नंबर सी, पार्ट नंबर सी को सॉल्व करने से पहले हमारे पास फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 12 पेज नंबर 345 पे एक टेबल है जिसमें आपके पास साइन, कॉस, टेन, सीकन, कोसीकन और कॉट की जो तमाम डोमेन है वो लिखी हुई हैं। तो ये हम पिछले फर्स्ट ईयर के 12 चैप्टर में जो साइन और कॉस होते हैं, साइन टी आई कंपोनेंट इज इक्वल टू कॉस टी जे कंपोनेंट, इन दोनों की जो डोमेन होती है ये होता है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। और जो आपके पास टेन होता है, टेन टी जे कंपोनेंट, इसमें आपके पास ये होता है कि डिफाइन फॉर ऑल रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट, कि आपके पास जो होता है 2n+1 2n+1 इनके जितने भी मल्टीपल हैं उनके लिए 10 डिफाइन नहीं होता, बाकी सब वैल्यूज़ के लिए 10 डिफाइन होता है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे एक दो वैल्यूज़ निकाल देता हूँ। सपोज करें, अब आप देख सकते हैं अगर यहाँ पे मैं n की जगह 2 पुट करता हूँ तो ये आ जाएगा 2 2 4 + 1 5, 5/2 का मतलब होता है 90। तो अगर मैं निकालूँ कि 10 4 50 तो ये आपके पास अनडिफाइंड होगा, 10 4 50 ये आपके पास अनडिफाइंड है। इसी तरीके कार से सपोज करें मैं अगर n की जगह 0 पुट करता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 10 90, और अगर मैं 10 90 निकालूँ तो ये भी आपके पास अनडिफाइंड आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर अब मैं इसका सोल्यूशन सेट लिखना चाहूँ तो फिर इसको मैं यूँ लिखूँगा कि टी सच दैट टी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड टी नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2, यानी कि आपके पास जो ये वाले मल्टीपल होंगे टी इनके लिए डिफाइन नहीं है, बाकी सब के लिए टी डिफाइन है, क्योंकि साइन और कॉस की जो डोमेन है वो ऑलरेडी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है तो वो तो सबके लिए डिफाइन है। लेकिन 10 में आपके पास जो इसका मल्टीपल होंगे तो उनके लिए ये डिफाइन नहीं है। तो चलते हैं इसके पार्ट डी की जानिब। देख सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2n+1 π/2, इनके मल्टीपल के लिए जो 10 के मल्टीपल के लिए होगा ये डिफाइन नहीं है। चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की जानिब। पहले n पुट कर देते हैं, तो बस कॉट के लिए चेक कर लेते हैं।
यानी अगर मैं पुट करता हूँ cot पाई तो इसका मतलब ये आ जाएगा 1/10 पाई आ गया। 1/10 होता है 180, 180 आपके पास होता है 0, तो 1/0 आपके पास अनडिफाइंड आ जाएगा। इसी तरीके से मैं अगर निकालता हूँ cot 2 पाई तो ये आ जाएगा 1/10 2 पाई, ये आ जाएगा 1/10 2 पाई यानी कि 10 360, ये भी 0 है तो ये भी आपके पास आ जाएगा अनडिफाइंड। तो इस तरीके से इसके जितने भी अगर हम मल्टीपल निकालते जाएंगे उनके लिए ये वैल्यूज़ अनडिफाइंड होंगी। तो अगर हम इसकी डोमेन लिखते हैं तो ये अब आपके पास आ जाएगा t such that t belongs to real number and t not equal to n pi। इनके लिए मल्टीपल के लिए ये डिफाइन नहीं है और इसका हम यूँ भी लिख सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट मल्टीपल ऑफ n पाई। n की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0 +-1 +-2 अप टू सो ऑन। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व हो गया। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। परफॉर्म द ऑपरेशन ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास 3 गैर वैल्यूज गिवन है f ऑफ t, g ऑफ t और h ऑफ t। हमने इन फंक्शंस को परफॉर्म करना है। तो सबसे पहला पार्ट आ गया 2 इंटू एफ ऑफ टी। एफ ऑफ टी आपके पास है 2t i कंपोनेंट -5 j कंपोनेंट प्लस t का स्क्वायर k कंपोनेंट -3 g ऑफ t, वो आपके पास आ जाएगा 1 - t i कंपोनेंट प्लस 1/t k कंपोनेंट्स। यहाँ पे j कंपोनेंट्स नहीं है, सिंपल मल्टीप्लाई कर दें। ये आपके पास आ जाएगा 2 2s are 4 t i कंपोनेंट्स, 5 2s are 10 j कंपोनेंट्स और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2t का स्क्वायर, 2t का स्क्वायर के कंपोनेंट्स माइनस यहाँ पे अगर इस 3 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 3 1s are 3 माइनस 3t i कंपोनेंट्स प्लस माइनस 3/t, ये आपके पास आ जाएगा k कंपोनेंट्स। उसके बाद i कंपोनेंट्स को अलग से सॉल्व करें, j कंपोनेंट्स को अलग से सॉल्व करें और k कंपोनेंट्स को अलग से सॉल्व करें। अगर मैं यहाँ से i कंपोनेंट्स को अलग कर दूँ तो ये आपके पास आ जाएगा 4t, ये आपके पास आ जाएगा -3 माइनस प्लस 3t, ये आपके पास आ गया i कंपोनेंट्स -10 j कंपोनेंट्स एक ही है और अगर मैं k कंपोनेंट्स को कॉमन करूं तो k कंपोनेंट्स आपके पास एक ये है 2t का स्क्वायर माइनस 3/t। बस अब इसको सिंपल कर लें। ये 4t और ये 3t, ये आपके पास आ जाएगा i कंपोनेंट 4t प्लस 3t, ये आ जाएगा 7t -3 -10 j कंपोनेंट्स प्लस के। अगर मैं यहाँ से t को एलसीएम लूँ और इस t को इधर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये आपके पास आ जाएगा 2t का क्यूब -3। तो आप प्रॉपर तरीक़ेकार से लिख लें, ये आ जाएगा 7t -3, ये आ जाएगा i कंपोनेंट्स -10 j कंपोनेंट्स प्लस 2t का क्यूब -3 डिवाइडेड बाय t k कंपोनेंट्स और ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके पार्ट 2 की जानिब। पार्ट नंबर बी, आ जाएगा 3 एफ ऑफ टी आपके पास आ गया 2t i कंपोनेंट -5 j कंपोनेंट्स प्लस t का स्क्वायर k कंपोनेंट्स प्लस 4 g ऑफ t, वो आ जाएगा 1 - t i कंपोनेंट्स प्लस 1/t k कंपोनेंट्स। इसको मल्टीप्लाई कर लें, आ जाएगा 3 2s are 6 6t i कंपोनेंट्स, 5 3s are 15 j कंपोनेंट्स प्लस 3t का स्क्वायर k कंपोनेंट्स प्लस ये आपके पास आ जाएगा 4 1s are 4 -4t i कंपोनेंट्स प्लस 4/t k कंपोनेंट्स। अगर मैं i कंपोनेंट्स वाली वैल्यूज़ को अलग से लिख लूँ
तो ये आपके पास आ जाएगा 6t प्लस 4 माइनस 4t, ये आपके पास आ गया आई कंपोनेंट्स, माइनस 15 जे कंपोनेंट्स के। अगर के वाली कंपोनेंट्स को सॉल्व करें तो ये आपके पास आ जाएगा 3t का स्क्वायर प्लस 4/t, ये आपके पास आ गया के कंपोनेंट्स। तो इसके ऊपर हम फर्दर सॉल्व कर लें। 6t में से 4t निकालेंगे, आ जाएगा 2t प्लस 4, ये आपके पास आ गया आई कंपोनेंट्स, माइनस 15 जे कंपोनेंट्स प्लस, अगर यहाँ से मैं टी एलसीएम लूँगा तो ये आ जाएगा 3t का क्यूब प्लस 4 के कंपोनेंट्स। ये हमारे पास फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके सी पार्ट की जानिब। प्रोडक्ट को सॉल्व करने से पहले ये कुछ कंसेप्ट ये याद रख लें कि आई डॉट आई इज इक्वल टू 1, आई डॉट जे डॉट जे इज इक्वल टू 1 और के डॉट के इज इक्वल टू 1, यानी जो सिमिलर होंगे वो आपके पास 1 है, और जो अपोजिट होंगे जैसे आई डॉट जे इज इक्वल टू 0, जे डॉट के इज इक्वल टू 0 और के डॉट आई इज इक्वल टू 0, और जो अपोजिट होंगे वो आपके पास 0 है। यानी जब सिमिलर वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होंगी तो 1 होगा, और जो अपोजिट वैल्यू होंगी उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। थर्ड जी ऑफ टी, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस टी इंटू आई कंपोनेंट्स प्लस 1/t के कंपोनेंट्स डॉट एच ऑफ टी। एच ऑफ टी आपके पास आ गया साइन टी आई कंपोनेंट्स प्लस ई ऑफ टी जे कंपोनेंट्स। अब आपने इसको यूँ याद रख लेना है कि हम सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे आई को आई से, जे को जे से और के को के से, क्योंकि अगर हम ऑपोजिट मल्टीप्लाई करेंगे भी तो वो 0 सॉल्व हो जाएगा, इसलिए हम उसको सॉल्व नहीं कर रहे। आई कंपोनेंट को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 1 माइनस टी इंटू साइन टी, ये आ जाएगा आई डॉट आई। फिर इसमें देखें, अगर हम इसको प्रॉपरली लिखें तो ये आपके पास आ जाएगा 0 डॉट जे, इसको आप यूँ लिख लें कि 0 इंटू ई ऑफ टी, ये आ जाएगा जे डॉट जे प्लस, ये आ जाएगा 1/t, और यहाँ पे अगर के नहीं है आई जे, और इसको हम यूँ लिख सकते हैं 0 डॉट जे कर लें तो ये आ जाएगा 0 जे डॉट जे, क्योंकि जब ये 0 से मल्टीप्लाई होंगी तो ये भी 0, ये 0 से मल्टीप्लाई होंगे तो ये भी 0। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 1 माइनस टी साइन ऑफ टी आई डॉट आई, आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 0 प्लस 0, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा साइन ऑफ टी इंटू 1 माइनस टी। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की जानिब। क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो, क्रॉस प्रोडक्ट आई नंबर में कहता हूँ ए क्रॉस बी, तो उसका तरीकाकार ये होता है कि सबसे पहले हम आई जे और के लिखेंगे, फिर उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल मैं यूँ कर लेता हूँ कि A1 A2 और A3 इसके कोफिशिएंट ए के, यानी आई जे के वाले कोफिशिएंट, फिर बी के B1 B2 और B3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट बन जाएगा। तो अब अगर हम इसके इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करें तो ये आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ टी क्रॉस एच ऑफ टी इक्वल टू आई जे के। उसके बाद एफ ऑफ टी, अब एफ का आई कंपोनेंट देखें तो आपके पास आ गया 2t, जे कंपोनेंट देखें तो -5 और के कंपोनेंट देखें तो t का स्क्वायर। इसी तरीके से अगर आप एच ऑफ टी देखें तो उसमें आई कंपोनेंट आपके पास है साइन टी, जे कंपोनेंट नहीं है तो उसकी जगह 0, और के कंपोनेंट नहीं सॉरी जे कंपोनेंट है आपके पास ई ऑफ टी, और के कंपोनेंट नहीं है उसकी जगह ये आ जाएगा 0। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हम आई कंपोनेंट से एक्सपेंड करेंगे, तो अगर मैं इसको आई कंपोनेंट से एक्सपेंड करूँगा, जहाँ से भी एक्सपेंड कर रहे हैं उसकी वो रो और वो कॉलम डिलीट कर देंगे तो ये आ जाएगा -5
ई की पावर टी, टी का स्क्वायर इंटू 0, बीच में आ जाएगा माइनस। ये चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर का बहुत डिटेल में कंसेप्ट है, इसको याद रख लें। बस साइन की मैं बता देता हूँ, यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है और यहाँ प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस। तो इसका फार्मूला होता है वो होता है -1 की पावर रो प्लस कॉलम। तो क्योंकि यहाँ पे आपके पास अगर लोकेशन देखें 1 2 बनती है, तो 1 + 2 3 करेंगे और -1 की पावर 3 यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस जे। अब इसका ये कॉलम और ये रो डिलीट करेंगे तो ये आ जाएगा 2t साइन टी, टी का स्क्वायर इंटू 0 प्लस के, और के की जगह ये रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा, ये आ जाएगा 2t - 5 साइन टी, और ये आ जाएगा e की पावर t। अब हम इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा i कंपोनेंट। मैं अगर इसको क्रॉस से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये आ जाएगा 0 माइनस ई की पावर t इंटू टी का स्क्वायर माइनस जे, ये से मल्टीप्लाई होकर 0 इंटू टी का स्क्वायर इंटू साइन टी प्लस के, ये आपके पास आ जाएगा 2t इंटू ई की पावर t -5 इंटू साइन टी। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस ई की पावर टी, टी का स्क्वायर आई कंपोनेंट, फिर माइनस ये आ जाएगा टी का स्क्वायर साइन टी जे कंपोनेंट्स, प्लस ये आपके पास आ जाएगा 2t ई की पावर टी माइनस माइनस प्लस 5 इंटू साइन टी के कंपोनेंट्स। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। आखिर में मैं एक प्ले लिस्ट लगा दूंगा, उस प्ले लिस्ट में जाकर आप किसी भी वैल्यू को विजिट करना चाहें तो आसानी से विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, हिरनी शेर से ज़्यादा तेज़ रफ्तार होती है लेकिन शिकार हो जाती है, क्योंकि बार बार वो पीछे मुड़कर देखती है कि शेर कहाँ तक पहुँचा। ऐसा करने से उसकी रफ्तार कम हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह जब हम ज़िंदगी के सफ़र पर रवां दवा हों तो बार बार माजी में झांकने से हमारा सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान ही होगा, कभी भी फ़ायदा नहीं होगा। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।